हेलो, कितने लोग आ गए? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर 2 लोग। कौन कौन है? सर अब 3 आ गए। सर एक मैकेनिक्स का डाउट है। क्या डाउट है? सर एक प्लैंक है जिसको अपन ने स्मूथ सरफेस पे रखा है, लेकिन जो प्लैंक का सरफेस है वो रफ है ऊपर से, और उसके ऊपर अपन ने एक बॉल को रखा है। मतलब वी कैन कंसिडर इट टू बी द स्फीयर। और सर नीचे प्लैंक पे अपन एफ फोर्स लगा रहे हैं। अब एक्सेलरेशन सबके बताने हैं। दिक्कत है, बॉल है क्या वो? यस सर, सॉलिड बॉल की स्फीयर रेडियस, मतलब एक तरीके। बॉल की रेडियस सर दी है? स्मॉल एम हाँ, कॉमा स्मॉल आर। चलिए, कौन कौन आया अभी? नाम बताओ, नाम बताओ, कौन आया अभी? हेलो, सर, नव्या? यस सर, अभी श्रद्धि नहीं आई है? यस सर। ठीक, शिवानी नहीं आई भी ना? इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसने कहा एक प्लैंक है, प्लैंक का मास मान लो कैपिटल एम है, और इस पर एक बॉल रखी है सॉलिड, इसका मास मान लो स्मॉल एम है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये वाला स्मूथ सरफेस है, म्यू 0 है। यहां पर हमने फोर्स लगाया एफ। एक्चुअली सिचुएशन सोचें, अगर हम अगर ये बिल्कुल स्मूथ होता, अगर ये बिल्कुल स्मूथ होता, मान लो ये म्यू 2 है, ये म्यू 1 है, और म्यू 2 अगर 0 होता, अगर म्यू 2 0 होता, तो उस पोजीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस वाली बॉल पर, वो स्मॉल एम जी होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। लेकिन फ्रिक्शन चूंकि है नहीं, तो ये फोर्स जो होगा वो कैपिटल एम इंटू स्मॉल ए होगा, एंड दिस बॉल विल बी एट रेस्ट, एंड दिस प्लैंक विल स्लिप फ्रॉम ब्लो। स्लिप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों भाई, आ रहा है ना? आ रहा? हेलो, आ रहा है ना? मेरी बात समझ में यस ढंग से समझा? मैं इसको पूरा पूरा क्लैरिफाई कर रहा हूं। मान लो म्यू 1 की वैल्यू म्यू होती, तो एन तो एम जी, एन तो आपका कितना होता? एम जी ही होता। लेकिन अब जो एन डैश होता नीचे वाले सरफेस पर, एन डैश, वो होता है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। और अगर मेरी एफ की वैल्यू म्यू डैश एन से बड़ी होती, सॉरी म्यू 1 एन से बड़ी होती, तो ये स्लिप करता। लेकिन तब भी इसका एक्सेलरेशन 0 होता, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ट्रांसफर ही नहीं होता। तब एक्सेलरेशन कितना होता? तब एक्सेलरेशन होता फोर्स जो कि म्यू 1 एन से बड़ा है, अपॉन, सॉरी, एफ माइनस म्यू 1 एन नेट फोर्स और डिवाइड एन डैश अपॉन कैपिटल एम। ये होता। ये मैंने वो सिचुएशन बताई जो दी नहीं है, जो पूछी नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अरे मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? हेलो, आ रही है ना? सब लोग रिप्लाई करते रहो प्लीज, रिप्लाई करते रहो। और अगर एफ की वैल्यू म्यू एन के बराबर या म्यू एन से छोटी होती, तो एक्सेलरेशन 0 होता, प्लैंक स्लिप ही नहीं करता। ठीक है? हेलो? यस सर। अरे भाई, ये लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, बस मुझे इसी बात पर दुख है, और कोई बात नहीं। चलिए, अब लेकिन जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सर सबसे बट वो पहले अभी सिस्टम का मास तो m प्लस m हो जाएगा ना, जैसे अपन ने वो लिखा। सिस्टम का मास एम प्लस एम, अलग अलग फोर्स होगा। अच्छा। अब कैपिटल एम वाला, मान लो कैपिटल एम वाले पर हमने फोर्स एफ लगाया,
अब इस पॉइंट की टेंडेंसी, जिस पॉइंट के कांटेक्ट में स्पेयर है उसकी टेंडेंसी आगे स्लिपिंग की है, तो इस फ्लैंक पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा एफ आर, और ये फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है, या काइनेटिक भी हो सकता है। अब यही फ्रिक्शन स्पेयर पे आगे की तरफ काम करेगा, तो इस वाले स्पेयर का जो एक्सेलरेशन होगा उसको मैं स्मॉल ए नाम दे रहा हूं, और साथ ही साथ इस पॉइंट के अबाउट इस फ्रिक्शन का टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ, यानी इसके अंदर एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है एल्फा। आया समझ में? अरे आया कि नहीं Yes, आया? ये फोर्स है एफ, इसका मास है एम, और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है। मान लीजिए प्योर रोलिंग है। क्या लिखा है प्योर रोलिंग? सर इनफ रफ सरफेस दिया है। हाँ, प्योर रोलिंग है। क्या है भी ये? क्या है? प्योर अरे रोलिंग। क्या है? प्योर रोलिंग। तो जब प्योर रोलिंग है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अब आप गौर से देखिए, इस पॉइंट का आगे की तरफ एक्सेलरेशन ए है, और इसके घूमने के कारण इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन स्मॉल आर एल्फा है, यानी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है ए प्लस आर एल्फा, ए प्लस आर एल्फा, जो कि हमारे कैपिटल ए के बराबर है। दैट इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में फ्रिक्शन का रोल है, तो एफ आर बराबर स्मॉल एम इंटू ए, ये दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन हम प्लैंक के लिए बनाएंगे, एफ माइनस फ्रिक्शन बराबर कैपिटल एम इंटू कैपिटल ए। इक्वेशन 3। अब जो एफ आर का टॉर्क है, एफ आर इंटू स्मॉल आर, ये टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज आई एल्फा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया गया है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr स्क्वायर इंटू एल्फा। समझ में आया कि नहीं आया? यस समझ में सर। आया कि नहीं आया? अरे आया? हेलो, हाँ आया कि सर। नहीं? अब ये 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है। इसमें क्या क्या अननोन है? एफ आर अननोन है, कैपिटल ए अननोन है, एल्फा अननोन है, और स्मॉल ए अननोन है। 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है। कैन यू सॉल्व इट? क्या यस सॉल्व सर। किया जा सर सकता एक है? डाउट यहाँ पर एक और आया। सर अपन ने स्मॉल एज इक्वल टू कैपिटल आर अल्फा क्यों नहीं लिख दिया? एक क्या? मतलब। अरे भैया, तुमने रोटेशन पढ़ा है? रोटेशन का मतलब रोलिंग जब होती है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यस का। सर। जब फ्रिक्शन यहाँ यस सर। लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा ना। जब ऐसे घूमेगा तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन घूमने के कारण आर एल्फा इधर और ए भी इधर, तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन स्मॉल ए प्लस आर एल्फा, और जो कि यस कैपिटल ए सर। के यस बराबर सर। होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। लो, समझ में आया? हेलो हाँ सर। समृद्धि, रिप्लाई करो। Yes, sir. हाँ, नव्या रिप्लाई करो। नव्या रिप्लाई करते रहो। ये है प्रेजेंट? दिख नहीं रहा मुझे एक्चुअली ऊपर कुछ भी। चैट बॉक्स में लिख दो अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो मैंने आज एक शीट भेजी थी बोर्स मॉडल की, है ना? बोर्स मॉडल की आज एक शीट भेजी है यस ना? सर। कल भेजी थी मैंने। और बोर्स मॉडल की अगर वो शीट पूरी आप कर लेते हैं तो उसके बाहर कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। याद रखिएगा, उसके बाहर कोई क्वेश्चन सोच ही नहीं सकते वो। हेलो हेलो। यस सर। चलिए, कल का लास्ट टॉपिक बताइए। कल का लास्ट टॉपिक क्या था मेरा? सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन ने खत्म किया था। हाँ, कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया था, तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी कल सर की। लास्ट बस आपने वो क्वेश्चन दिए थे कि एनर्जी एक्चुअली ऑफ रेडिएशन जैसे 4.9 मैंने EV है। अरे एक बार सुनो,
कल मैंने एक ग्राफ बनाया था VS स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस V का, यानी प्लेट पोटेंशियल का। कल मैंने ऐसे बना दिया था ग्राफ, वो ऐसा है एक्चुअली, तो ऐसे बना ली, ये है, वो गलती से मुझसे ऐसे बन गया था। समझ में आ रहा? यस सर। और ये वाली जो करंट है, ये वाली सैचुरेशन करंट IS, और ये जिस पॉइंट पर ऑब्टेन्ड होती है उसको पिंच पोटेंशियल कहते हैं, पिंच पोटेंशियल VP। और ये वाला है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये नेगेटिव होगा। और VS जो है डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन। तो ग्राफ ऐसा है शेप, ठीक है। कल मैं थोड़ा सोच रहा था, क्योंकि ये मैथमेटिकल ग्राफ है, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत वैसी है नहीं कोर्स में, ठीक है ना। हेलो, आया समझ में? यस सर। वृद्धि रिप्लाई करो। Yes, sir. ये नव्या भी रिप्लाई नहीं कर रही। नव्या क्या क्या हो गया, इसकी दिक्कत है क्या? चैट बॉक्स में कर रही रिप्लाई क्या? ये चैट बॉक्स में रिप्लाई करें No, कैसे? sir. अरे यार, ये तो बड़ी गड़बड़ है, दिक्कत तो यही है, और कोई बात नहीं। चलिए, तो आपको मैंने जो शीट दी थी ये सॉल्व कर लिया आपने? यस सर। तो भाई तुम लोगों ने कर ली स्मृति सॉल्व कि नहीं की सर अभी? मैंने अभी नहीं करी, मैंने रात में देखा था। तो आज का टाइम दे देते हैं उसके लिए, है ना? ठीक है। यस सर। बोर्ड्स मॉडल की वो वाली शीट कर लो पूरी, और एक मैंने बताया था इम्पैक्ट पैरामीटर की भी एक शीट भेजी है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शीट मुझे भेजनी है ना? सर आपने एक ही भेजी है। अरे भाई, एक और नहीं भेजी है? नहीं सर, मॉडर्न की सिर्फ एक है। एक ही है ये वाली? नहीं यस सर, सर, दो जिसमें है। इम्पैक्ट पैरामीटर वगैरह। अरे एक कल भी तो भेजी है। यस सर। हाँ सर, कल वाली है बस। और इससे पहले नहीं है एक शीट? नहीं सर। तो स्मृति नहीं है दूसरी शीट? दो शीट दी है ना? है सर। अरे आप चेक करो, चेक करो आप, भेजिए मैंने। यस सर, मैंने चेक किया था, नहीं है। चलिए मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। यस सर। तो बात समझ गए होगे ये? आज इसका, आज मैं समझता हूं कि आज एक्सरेज स्टार्ट कर लें, क्यों भाई? हेलो, यस सर। यस सर। एक्सरेज नाम सुना है? एक्सरेज, यस सर। एक्सरेज नाम सुना है? दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टॉपिक, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम जाने की एक्सरेज, जो एक्सरेज का एमिशन है दैट इज जस्ट कन्वर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करते हैं। माइक बंद करो भाई, किसका माइक चालू है ये? एक्स-रेज एमिशन इज जस्ट कन्वर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, जबकि यहाँ पर हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं किसी मेटल सरफेस से, तो एक्स रेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। लिख दीजिएगा, इट इज जस्ट कन्वर्स दैट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज जस्ट कन्वर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो एक्सरेज को हमने रेंज रखी है इलेक्ट्रो ईएम वेव्स में, जो एक्सरेज का पार्ट है उसकी जो रेंज है दैट इज 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आई? 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम वाले पार्ट में। 0.01 एंगस्ट्रॉम का मतलब ये हुआ इट्स सम पार्ट ओवरलैप विद गामा रेज एंड इट्स सम पार्ट ओवरलैप विद अल्ट्रावायलेट रेज। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्स रेज का 0.01 एंगस्ट्रॉम जो मिनिमम वेवलेंथ है,
उसका पार्ट गामा रेज के साथ कोइंसाइड करता है, और 100 एंगस्ट्रॉम जो कि डार्क वेवलेंथ है दैट कोइंसाइड्स विद अल्ट्रावायलेट, यानी दिस रे लाइंग बिटवीन द रीजन ऑफ गामा रेज एज वेल एज अल्ट्रावायलेट रेज। मान लीजिए गामा रेज की रेंज ये है और अल्ट्रावायलेट की ये है, तो ये वाली जो हमारी रेंज है, यानी कुछ पार्ट एक्स रेज का गामा वाले पार्ट में होता है और कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट, यानी 0.01 एंगस्ट्रॉम विद इन गामा रेज एंड 100 एंगस्ट्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। आया समझ में? ये आया कि नहीं आया? अरे आया? Yes, sir. ठीक है, वो चैट बॉक्स में उसको चैट बॉक्स में बोल दो, लिख देगी समझ में आ रहा है कि नहीं। लिखो लिखो ड्यू टू, अब इसकी अगर वेवलेंथ कम है तो हाई फ्रीक्वेंसी है, लिखो ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी इट्स पेनिट्रेशन पावर इज हाई। देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन, यानी एक्स रेज की पेनिट्रेशन पावर अल्ट्रावायलेट रेज से या विजिबल रीजन वाली रेज से सबसे ज्यादा होगी। क्या सर? जो पेनिट्रेशन पावर होती है एक्स रेज की दैट इज ग्रेटर देन अल्ट्रावायलेट और विजिबल पार्ट ऑफ ईएम वेव्स। लिख लिया? Yes, sir. लिखिएगा, 2 लाइन और लिखिए, कोई प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी इसकी। देखिए, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैथोड रेज। ध्यान रखना है इसमें खास बात क्या लिखा, ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी ऑफ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। देखिए जनरली ये हमारा टारगेट है। टारगेट क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, लिख देगा, टारगेट है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक नंबर वाला कोई सब्सटेंस होता है, लाइक मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। टारगेट इज मेड अप ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक नंबर, उसका रीजन ही बताऊंगा। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटिंग फ्रॉम कैथोड रे ट्यूब एंड कैथोड रे ट्यूब इज ऑपरेटिंग एट हायर वोल्टेज। तो जब ये हायर वोल्टेज पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ईवी। V इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? नहीं हेलो, सर, मेरी एक बात बार समझ में फिर आ से रही है? बता दीजिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी QV से, Q का मतलब E और V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये काइनेटिक एनर्जी होगी और ये वोल्टेज बहुत हाई होता है। तो सीधी बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत हाई वेलोसिटी से चल रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हेलो, समझ में आया? यस सर। अब सुनिए, ये टारगेट क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक नंबर वाला कोई सब्सटेंस है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया मॉलिब्डेनम है या टंगस्टन है। तो इसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी का करीब 99% पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, टोटल एनर्जी का 99% पार्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। अब इतनी हीट प्रोड्यूस अगर हुई है तो दिस टारगेट मटेरियल कैन बी मेल्ट, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उस सब्सटेंस को लिया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और करीब इसकी एनर्जी का 1% पार्ट ही एक्स रेज में कन्वर्ट होता है।
यानी इसकी एनर्जी कायदे से देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट तो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा जो पार्ट है वो एक्स रेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक्स रेज आर नॉट पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स नहीं है, एक्स रेज पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये ईएम वेव्स है। क्या है ये? क्या है ये? सर ये मतलब सर हर वेव पार्टिकल भी होती ना, लेकिन भैया पार्टिकल तो आइंस्टाइन ने माना था फोटोन। ईएम वेव्स जो है दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल वो होते हैं जो फिजिकल प्रेजेंस हो, जिनका रेस्ट मास हो। बात समझे? यस सर। तो एक्स रेज आर नॉट पार्टिकल्स, ठीक है? ये ईएम वेव्स है, इसका रेस्ट मास नहीं होता। समझ में आया? यस सर। अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ एक्सरेज। दो तरह की एक्सरेज है, एक होती है सॉफ्ट एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज का मतलब ये है, सॉफ्ट और हार्ड एक्सरेज का मतलब ये है जिनकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है वो हार्ड एक्सरेज है, और जिनकी जिनकी पेनिट्रेशन पावर कम है वो सॉफ्ट एक्सरेज हैं। तो सॉफ्ट एक्सरेज के लिए वेवलेंथ जो है लैम्डा दैट इज ग्रेटर देन 10 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली इंफॉर्मेशन के लिए चीजें, और हार्ड एक्सरेज के लिए लैम्डा लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम, लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है? हार्ड एक्सरेज वो होती हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है, जिनकी वेवलेंथ लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम है, और सॉफ्ट एक्सरेज जिसकी पेनिट्रेशन पावर कम है और जिनके लिए लैम्डा ग्रेटर देन 10 एंगस्ट्रॉम है। एक्सरेज का यूज जनरली हम बहुत बड़ी टनल है या एक्सरेज हमारी बॉडी का जो होता है उसमें यूज करते हैं। और अगर बहुत हाई अगर वेवलेंथ है, अगर कम वेवलेंथ है तो इट कैन क्रॉस द बोन्स, और अगर सॉफ्ट एक्सरेज है तो केवल फ्लैश क्रॉस करती है और उन क्रैकिंग में से पास हो जाती है जो बोन्स में होती है। तो एक्सरेज का यूज टू फाइंड द क्रैक इन बोन्स, ये सब चीजें पता करने में करते हैं। क्यों भाई, आ रहा है समझ में? सर मतलब गीगर काउंटर का एप्लीकेशन इस पे कर सकते हैं? तुम यार जाने कौन सा नाम लेते, जीगर मूलर काउंटर एक्सरेज के लिए नहीं होता, वो किसके लिए होता है? अल्फा पार्टिकल के लिए है। अच्छा। अल्फा पार्टिकल को जब बम्बार्डेड किया जाता है गोल्डन फॉइल पर, तो काउंट करता है कि जो किसी एंगल थीटा पर डेविएट हुए हैं वो क्या है, वो है गीजर मूलर काउंटर। समझ में आ रहा है? यस सर। एक मिनट होल्ड करना, जरा पता करो कौन कौन है। हेलो, अरे पुरानी मीटिंग है ना? कहाँ कहाँ? अच्छा, सब लोग हैं क्लास में? हेलो, ठीक है, क्लास में सब लोग हैं यस भाई? सर। हाँ, तो सब लोग रिप्लाई करें। अपने ये स्पीकर तो ऑन कर लो, तभी तो समझ में आएगा मुझे। अरे भाई ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, Yes, sir. बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जाने क्या हुआ। चलिए देखो, सबसे इजी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आज ही, जहां तक है आज तक आज ही मैक्सिमम हो जाएगा ये। और देखो बिल्कुल सीरियसली है, कल ये बोर्ड्स मॉडल की शीट जो मैंने भेजी है आज, वो डिस्कस होगी। समझ गए? बिल्कुल डिस्कस होगी। वो कुल 22-23 क्वेश्चन है, पूरे डिस्कस होंगे। तो इसलिए आप उसको पूरा ट्राई करना, उसकी आंसर शीट भी भेज दी हमने। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज क्या होता है समझ लीजिए। ध्यान रखिए, ये फिलामेंट है। ये क्या है? फिलामेंट है। अब इसको किसी 4 to 6 वोल्ट की बैटरी से लगाया, 4 to 6 वोल्ट की बैटरी से गर्म हो जाएगा ये।
इसके ऊपर एक प्लेट रख दी, क्या ये प्लेट भी गर्म हो जाएगी? और प्लेट गर्म होने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन निकालेगी? निकालेगी इलेक्ट्रॉन। और इस प्लेट को किसी सर्किट से कंप्लीट किया और इसको हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। तो चूंकि ये नेगेटिव से जुड़ी है तो पहले फिलामेंट गर्म हुआ, फिलामेंट के बाद ये प्लेट गर्म हुई और प्लेट के गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये कहलाता है इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए कैथोड है। समझ में आ रहा? और उसके बाद हमने मान लीजिए ये वोल्टेज V लगाया, क्या लगाया? वोल्टेज V, और इस पूरे सिस्टम को किसी ट्यूब के अंदर क्लोज कर दिया। ये सर ट्यूब डायग्राम क्लियरली नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन जहाँ लिखा है उस साइड। नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बाकी लोगों को दिख रहा है? अरे Yes, दिख रहा है sir. कि नहीं? क्लियर दिख रहा है? हाँ हेलो सर. भैया, क्या है तुम्हारे उसमें? नहीं चलिए, नहीं सर, वो जो आपने इलेक्ट्रॉन जहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन कॉइल के के आगे आगे, उसके नेगेटिव लिखा, आगे पूरी कंटीन्यूअस लाइन है ये क्या? लिखा एक मिनट, ये इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड है, यानी फर्स्ट फिलामेंट हीट अप बाय 4 to 6 वोल्ट बैटरी, देन इट हीट अप दिस प्लेट, और दिस प्लेट एमिट्स इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ दिया, इसलिए इसका नाम कैथोड है। तो ये इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है। और उसके बाद हमने इसको कंप्लीट किया और इसको किसी मेटल सरफेस के साथ जोड़ दिया और सर्किट ये कंप्लीट है। और इसके पीछे एक ट्यूब लगा दी और इस ट्यूब के अंदर कंटिन्यूअस कोल्ड वाटर फ्लो कर रहा है। कंटिन्यूअस कोल्ड वाटर क्यों कर रहा है? जिससे ये मेटल का जो टारगेट है वो मेल्ट ना हो, और ये मेटल का टारगेट 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, लिखना है 45 डिग्री। ये इलेक्ट्रॉन जब इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट होंगे, हार्मोनिक इमिशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट 0 होती है, और जैसे ही इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, जब ये टकराता है जाके यहाँ पर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ईवी, और टकराने के बाद 99% पार्ट ये एनर्जी का हीट में कन्वर्ट करता है, जो ये हमारा वाटर है उसको कूल करता है, और उसके बाद जो एनर्जी एक्स रेज में कन्वर्ट होती है, चूंकि ये 45 डिग्री पर है इसलिए ये नॉर्मली हमें मिल जाती है। ये क्या है भाई? ये क्या है? हेलो, ये क्या है? ये क्या है? हेलो, ये क्या है भी? एक्सरेज। X-rays is generally the some part of energy of the striking electron, यानी एनर्जी ब्रेक हो रही है, यानी ब्रेक होने के बाद कुछ पार्ट एनर्जी का एक्स रेज में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? क्लियर है। और ये वैक्यूम ट्यूब है, मतलब बहुत लो प्रेशर पे काम कर रहा है, जैसे यानी इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहे हैं दे विल नॉट लूज देयर एनर्जी बाय स्ट्राइकिंग द गैस मॉलिक्यूल, यानी अगर इसके अंदर हाई प्रेशर है तो गैस मॉलिक्यूल होंगे, और गैस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन तो अपनी एनर्जी को उसमें ट्रांसफर कर देगा, तो एनर्जी लॉस होगी। क्लियर है? तो ये कहलाती है कूलीज ट्यूब। क्या है ये? कूलिश कूलीज ट्यूब। ट्यूब एट लो प्रेशर, बना लिया। और ये लिख दिए कोल्ड वाटर सप्लाई, और ये लिख दिए टारगेट, और ये एंगल लिखिए 45 डिग्री, और ये लिखिए इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। लिख लिया? सर जस्ट अ सेकेंड। लिख लिया भाई? ये सबने बना लिया डायग्राम? हाँ, सबने बना लिया? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। और शिवानी तुमने? शिवानी तुमने? माइक चैट बॉक्स पे लिख दो। दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, ध्यान रखना, दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, ठीक है? सर 1 मिनट रुक जाइए। अरे भाई लिखो, अरे ये तो इसका तो खींच लो स्क्रीनशॉट। देखो, X-rays are produced in a discharge tube, called Cooley's tube,
which is operated at very high potential difference. ये V बहुत ज्यादा हाई, जब V बहुत ज्यादा हाई है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई होगी. अब इस कैथोड को कहते हैं, ये कैथोड है, इस कैथोड को कहते हैं सोर्स ऑफ कैथोड रेज. ये जो कैथोड है दैट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ कैथोड रेज. यानी कैथोड रेज आर एक्चुअली द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम निकल रही है उनको कैथोड रेज कहते हैं. जबकि ये कहलाता है एनोड. एनोड लिखो सोर्स ऑफ एक्स रेज. एनोड यहां पर सोर्स ऑफ एक्स रेज का काम करता है. लिख दिया. क्या सर? जो एनोड है, ये एनोड, टारगेट को एनोड कहते हैं. दिस इज वर्किंग एज द सोर्स ऑफ एक्स रेज. जबकि ये कैथोड जो है कैथोड ऑफ एक्स रेज, सोर्स ऑफ एक्स रेज, और एक्स रेज आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सर सोर्स कैथोड होता है ना? अरे एक्स रेज का सोर्स तो ये है ना एनोड. कैथोड तो सोर्स ऑफ कैथोड रेज है. इससे थोड़ी एक्स रेज निकल रही है. एक्स रेज तो यहां से निकल रही है. अरे एक्स रेज कहां से निकल रही है? जो प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड हो. प्लस टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है Yes, उसको sir. एनोड कहते हैं या कैथोड? एनोड. एनोड है ना सोर्स ऑफ एक्स रेज. कैथोड थोड़ी यस है. सर. ठीक है. देखिएगा. हेलो, आ रही है मेरी बात समझ में? सबको आ रही है बात समझ में? अब एक्चुअली इसका जो मेन पार्ट आने वाला है, ये तो खैर सभी जानते हैं कि कैथोड रेज का मतलब है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी into two parts. Some part is losing in form of heat and second part is giving X rays. X rays approximate 1% of the total energy of electrons. ठीक है ना? ठीक है, अप्रोक्सीमेट. चलिए अब सुनिए, इसकी मैकेनिज्म समझनी है. देखिए, इट इज डिवाइडेड, एक्स रेज आर डिवाइडेड इनटू मैकेनिज्म. यानी प्रोडक्शन मैकेनिज्म दो होती है इसकी. पहला लिखिए कंटिन्यूअस एक्स रेज. कंटिन्यूअस एक्स रेज मैं समझाऊंगा बाद में, पहले इसकी लाइनें लिख लो जिससे एक बार में समझ में आ जाए. कंटिन्यूअस एक्स रेज. व्हेन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, जब एक्सेलरेट करते हैं यहां पर, व्हेन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये वैक्यूम है जनरली या बहुत लो प्रेशर है. व्हेन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम ट्यूब, ये ट्यूब जो है कूलिज ट्यूब, इन वैक्यूम ट्यूब स्ट्राइक्स द एनोड. एनोड का मतलब है जो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक नंबर वाले सब्सटेंस से बना है. ट्यूब स्ट्राइक्स द एनोड. इट इज फर्दर एक्सेलरेटेड. अभी मैं समझाऊंगा. इट इज फर्दर एक्सेलरेटेड ड्यू टू strong electric field of nucleus. Strong electric field of the nucleus in the anode. यानी एनोड के अंदर जो एटम है, उन एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं, उन न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण जब इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करता है तो उनके कारण भी एक्सीलरेट करता है. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इन द एनोड एंड द काइनेटिक एनर्जी of electrons is radiated as continuous X-rays. Because the spectrum of X-rays is continuous and the wavelength varies from low value to high. अब समझिए, low value to high क्या होता है एक्चुअली. साफ कर दें, ये साफ कर दें. सर and wavelength varying from low value to high value. साफ करें इसे.
Yes, sir. सब लोग बोलेंगे साफ कर दें, अगर लिख लिया आपने ये। Yes, sir. अब सुनिए क्या होता है एक्चुअली। देखिए आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब इस टारगेट एटम के अंदर आ रहा है तो उस समय इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ईवी है। कितनी है? कितनी है? अरे भाई कितनी है? वी क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। वी क्या है? अरे वी क्या है? जल्दी बोलिए, वी क्या है? अरे बोलते जाइए Accelerating प्लीज। potential. सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? अब मैंने जिस टारगेट को लिया है उस टारगेट के जो एटम है उसका ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा इसे। ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है एटम के अंदर। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर जाता है तो इसका अट्रैक्शन फोर्स पड़ता है, लेकिन इतनी हाई वेलोसिटी है कि लगभग ये ऐसे निकल जाता है। निकल जाता कि नहीं? अरे निकल जाता कि नहीं निकल जाता? अट्रैक्शन फोर्स पड़ेगा और वेलोसिटी भी हाई है तो ये अपने यूजुअल पाथ से ट्रैक हो गया, ऐसे निकल जाएगा। तो क्या ये एक्सेलरेट हो रहा है? वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी, ध्यान रखो। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? Yes, sir. अब ये जो निकल रहा है तो चूंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटिंग है तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या निकालता है? क्या निकालता है? EM radiations. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो यहाँ जो रेडिएशन निकल रहे हैं, ये रेडिएशन, इन रेडिएशन का अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर पर स्पेक्ट्रम देखें तो ये लैम्डा लो से लेकर के लैम्डा हाई तक जाता है। यानी अगर हम इनका स्पेक्ट्रम देखें तो ये स्पेक्ट्रम होता है। मेरी बात समझे? ये इंटेंसिटी है और यहां पर आपको हर तरह की वेवलेंथ आपको ऑब्टेन होती है। नहीं समझे? ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यानी एवरी वेवलेंथ इज ऑब्टेन। दिस इज द ग्राफ फॉर कंटिन्यूअस एक्स-रेज। नहीं क्लियर हुआ? दिस इज इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज, this is wavelength and all wavelengths are present in the spectrum. समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहां पर लैम्डा हाई है मान लो और यहां पर लैम्डा लो है। ध्यान से सुनो, आप देख रहे हैं जो लैम्डा लो है उसकी इंटेंसिटी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो और लैम्डा हाई की इंटेंसिटी भी, बीच में कोई इंटेंसिटी ऐसी है जो लगभग कॉमन है। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा रेडिएशन निकल रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा फोटोन एक्स-रेज के किसी पर्टिकुलर बीच में जो वेवलेंथ है उसके निकल रहे हैं। बट वेवलेंथ ऑफ एवरी वैल्यू इज ऑब्टेन्ड ऑन दिस ग्राफ। तो हर वेवलेंथ अगर आपको ऑब्टेन हो रही है तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा? इस ग्राफ का नाम क्या होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ग्राफ Yes, ऑफ किस sir.